प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध का स्वरूप। यानी वो 1914 से 1918 तक किस प्रकार विश्व युद्ध में तब्दील हो गया, किस किस देश ने कब प्रवेश किया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो कल हमने पढ़ा था विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण प्रथम का और उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में। तो आज किस प्रकार युद्ध शुरू हुआ उसको हम पढ़ेंगे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जब हत्या हुई तो उसका अल्टीमेटम 1 महीने का था, तो वो 28 जुलाई को पूरा हो रहा था। तो इस प्रकार 28 जुलाई को ये विश्व युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने हत्यारे को नहीं सौंपा था। और इसी अगली कड़ी में रूसी सेना के कूच ने ऑस्ट्रिया सर्बिया युद्ध को रूस जर्मनी युद्ध में बदल दिया। जर्मनी के सैनिक अधिकारियों ने कैसर विलियम द्वितीय को समझाया कि रूस युद्ध पर उतारू है और जर्मन सेना के कूच में देरी करने से जर्मनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर 31 जुलाई को कैसर विलियम द्वितीय ने जार को अपनी सेना के कूच की आज्ञा को वापस लेने के लिए कहा, और जब रूस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने 31 जुलाई को रूस और फ्रांस से पूछा कि यदि रूस के साथ जर्मनी का युद्ध प्रारंभ होता तो उसका रुख क्या रहेगा। इस पर 1 अगस्त को फ्रांस ने उत्तर दिया कि फ्रांस अपने हितों का ध्यान रखेगा। इस प्रकार 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम में घुसते ही इंग्लैंड ने भी 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने का मुख्य कारण यह था कि 1839 की संधि के अनुसार बेल्जियम की स्वतंत्रता की रक्षा का वचन दे चुका था। इस प्रकार 6 अगस्त को ब्रिटिश प्रधान लॉर्ड एक्विस्ट ने युद्ध में भाग लेने के प्रति 2 उद्देश्य बताए। प्रथम, हम एक पवित्र अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। द्वितीय, हम इस सिद्धांत की रक्षा लड़ने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अन्याय द्वारा छोटी जातियों को कुचला नहीं जा सकता। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी मनमानी द्वारा छोटे राष्ट्रों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इस प्रकार इंग्लैंड ने युद्ध को रोकने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया। इंग्लैंड के विदेश मंत्री एडवर्ड ग्रे ने किया, मगर वह असफल रहा। 3 अगस्त की शाम को विदेश मंत्रालय की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा कि संपूर्ण यूरोप में दिए बुझ रहे हैं, हमारे जीते जी ये पुनः नहीं जलेंगे। 4 अगस्त को मॉन्टेनिग्रो स्वाभाविक सहानुभूति के कारण सर्बिया से मिल गया। 23 अगस्त को जापान में कुछ तो इंग्लैंड के प्रति अपने संधि दायित्व को निभाने के लिए और कुछ 1895 की घटनाओं का बदला लेने के लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टर्की ने अपने साम्राज्य से निकले प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की आशा से 1 अगस्त को जर्मनी के साथ गुप्त संधि करके 29 अक्टूबर को काला सागर में स्थित रूसी बंदरगाह पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार यह युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले चुका था और इस प्रकार इटली ने 23 मई 1915 को अपने पुराने शत्रु ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते युद्ध में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अंत तक नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड तथा स्पेन को छोड़कर समस्त यूरोपीय राष्ट्र इस युद्ध में शामिल हो गए। प्रारंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने तटस्थता की घोषणा की, किंतु जर्मन पनडुब्बियों द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर आक्रमण किए जाने पर 6 अप्रैल 1917 को उसने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ ही समय बाद दक्षिणी अमेरिका के कई राज्य श्याम, लिबेरिया, चीन भी मित्र राष्ट्रों की तरह से युद्ध में शामिल हो गए। आयरलैंड को छोड़ समस्त भारत सहित ब्रिटिश साम्राज्य पहले इस युद्ध में शामिल हो चुका था। इस प्रकार 1914 में जर्मनी ने व्हाइट बुक, इंग्लैंड ने ब्लू बुक, रूस ने ऑरेंज बुक, फ्रांस ने येलो बुक, बेल्जियम ने ब्राउन बुक
ऑस्ट्रिया ने रेड बुक प्रकाशित कर युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने का प्रयास किया। इस प्रकार यह युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले चुका था और इसमें लगभग 6 लाख सैनिक जो जर्मनी के थे उनको हाथ धोना पड़ा और यह युद्ध अमेरिका के प्रवेश करते ही पलट गया। दिशा मतलब पलट गई थी। अब एक ध्रुवीय युद्ध हो गया था। अमेरिका इसमें एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। पहले युद्ध में अमेरिका और जापान शक्ति के रूप में उभरे थे और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस। तो अमेरिका का प्रवेश युद्ध के प्रारंभिक दौर में धुरी राष्ट्रों को सफलता मिली, किंतु अमेरिका के शामिल होने के बाद तुरंत ही नक्शा बदल गया। 1915 जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियां यू बोट्स की सहायता से लुसितानिया नामक एक अंग्रेजी यात्री जहाज डुबो दिया, जिसमें मरने वाले 1153 यात्रियों में से 128 अमेरिकी थे। इस घटना के बाद अमेरिका में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क उठी। मार्च 1917 में जर्मन पनडुब्बियों ने 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबो दिया। जर्मनी के पनडुब्बी अभियान तथा जर्मनी की मैक्सिको को अमेरिका के विरुद्ध युद्ध करने के लिए राजी करने तथा इसके बदले में उसे एरिजोना, टेक्सास और न्यू मैक्सिको देने का वादा करने के बाद चलने पर 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने यह घोषणा की कि विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने हेतु अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर रहा है। 9 जनवरी 1917 को प्रारंभ में पनडुब्बियों के अनियंत्रित अभियान की योजना सोम की लड़ाई के बाद जर्मन सेनापति हिडेनबर्ग और उपराष्ट्रपति ल्यूडेनडॉर्फ ने बनाई थी। युद्ध के दौरान एलाइड सुप्रीम वार काउंसिल की स्थापना 1917 में हुई। इस प्रकार धुरी राष्ट्रों का अगले दौर में समर्पण हो जाता है। 3 मार्च 1918 को रूस द्वारा जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि की। मई 1918 में धुरी राष्ट्रों के साथ रोमानिया द्वारा बुखारेस्ट की संधि कर ली। इस प्रकार संधियों का दौर शुरू हो गया। 10 नवंबर को समाजवादी नेतृत्व में प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी जर्मनी में और 11 नवंबर को 11 बजे 2 जर्मन शिष्टमंडलों ने मार्शल फोर्स द्वारा पेरिस के उत्तर में स्थित कैंपेन के जंगलों में किए गए युद्ध विराम दस्तावेज हस्ताक्षर कर दिए। जर्मनी के अंतिम रूप से समर्पण अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 5 नवंबर 1918 के नोट के आधार पर किया गया। इस नोट में कहा गया कि मित्र राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि जर्मनी के साथ संधि के आधार पर विल्सन ने 8 जनवरी 1918 उसके बाद में विभिन्न व्याख्यान होंगे। अपने प्रसिद्ध 14 सूत्र की घोषणा विल्सन ने 8 जनवरी को ही की थी, यानी 8 जनवरी 1918। अब है विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप यूरोप के 3 प्राचीन महान राजवंश ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, पश्चात जर्मनी का होहेंजोलन तथा रूस का रोमनोव राजवंश नष्ट हो गए। इसके साथ ही जर्मनी के छोटे छोटे राजवंश तथा बल्गारिया का राजवंश भी समाप्त हो गया। आगे चलकर 1923 में तुर्की के उस्मानी राजवंश का भी अंत हो गया। युद्ध के उपरांत यूरोप में 10 नए गणतंत्र स्थापित हुए, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, रूस, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड तथा यूक्रेन और 1925 में टर्की में भी गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया। रूस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही साम्यवादी क्रांति के कारण राजतंत्र के स्थान पर सरवरा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो चुकी थी। सोम के युद्ध के बाद इंग्लैंड में प्रधानमंत्री एक्स की घोर आलोचना हुई। दिसंबर 1916 में एशिकवर्थ को त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद लॉयड जॉर्ज नए प्रधानमंत्री बनाए गए। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर यूरोप की नवीन राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया और युद्ध के उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ही इटली ने 1922 में फांसीवाद, जर्मनी में 1933 में नाजीवाद तानाशाही शासन की स्थापना संभव हो पाई। युद्ध में लगभग 6 करोड़ 60 लाख सैनिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए थे इस 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन के दौरान। 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति यानी सैनिक घायल हो गए थे। इस महायुद्ध में अनेक नए हथियारों का प्रयोग किया गया। इसी तरह 2 हथियार थे, मशीन गन और तरल अग्नि लिक्विड फायर।
युद्ध में पहली बार गैर सैनिक जनता को मारने के लिए हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया गया। 1915 में जर्मनी ने जहरीली गैस का भी प्रयोग किया। अंग्रेज़ों ने 1916 में टैंकों का, अमेरिकी यूरोप के विकसित देशों को युद्ध ऋण, युद्ध सामग्री और अन्य उपभोग की वस्तुएं देने के कारण यूरोपीय देशों के महाजन तथा एक नवीन महाशक्ति के रूप में सामने आया। भविष्य में शांति स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इतिहास में टैंकों का प्रथम प्रयोग अंग्रेजों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सोम के युद्ध में किया गया था। इस प्रकार यह प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही भयानक सिद्ध हुआ और इसी के द्वारा कई देश प्रजातंत्र की भेंट आए और इंग्लैंड पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम में 30 वर्ष या उससे अधिक की स्त्रियों को आयु की स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया गया। 21 से 29 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मताधिकार तभी मिला जब 1928 का अधिनियम बना। रूस में 1917 और जर्मनी में 1920 में भी स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया गया। इससे पहले स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था। दिसंबर 1916 में व्यक्तिगत षड्यंत्रों, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इसके साथ ही युद्ध के प्रति चिंता के फलस्वरूप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एस्क्विथ को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड जॉर्ज नए प्रधानमंत्री बने। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्टलैंड रसल पर युद्ध के विरोध में लिखे गए लेखों के कारण अभियोग चलाया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज की सदस्यता से हटा दिया गया। स्विट्जरलैंड में रहते हुए फ्रांसीसी बुद्धिजीवी रोमा रोलान ने भी युद्ध के विरोध में आवाज़ उठाई। इस प्रकार स्विट्जरलैंड संपूर्ण बुद्धिजीवियों की शरणस्थली बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें रूस और पराजित देशों अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया को स्थान नहीं दिया गया। यानी 36 देशों ने युद्ध में भाग लिया था, उसमें से 4 देशों को नहीं बुलाया गया। उनको केवल अपराधी के रूप में बुलाया गया था। प्रतिनिधि के रूप में ओनली फॉर 32 राज्यों को बुलाया गया था। क्लीमेंसो के विरोध के बावजूद विल्सन और लॉर्ड जॉर्ज रूस के भूतपूर्व साम्राज्य के वर्तमान सदस्यों को आमंत्रित करना चाहते थे। रूस में उस समय गृह युद्ध की स्थिति थी और रूस से स्वतंत्र हुए प्रदेश आपस में लड़ रहे थे। इन राज्यों के सत्तारूढ़ संगठनों को मारमुरा सागर में स्थित प्रिंकिपो द्वीप में मित्र राष्ट्रों से भेंट करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा, किंतु गृह युद्ध समाप्त न होने के कारण प्रिंकिपो सम्मेलन नहीं हो सका। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें अलग अलग 5 प्रकार की संधियाँ की गई थी। उसे हम पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। और पेरिस शांति संधि 28 जून 1919 को वर्साई के महल में आयोजित की गई थी और इसमें जर्मनी के साथ बहुत ही भयानक एक संधि की गई थी और ये धारा थी 231। यह संधि कोई मार्शल फोर्स ने इस संधि के बारे में कहा, यह संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। यानी इस प्रथम विश्व युद्ध की पेरिस की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज मौजूद थे और वही सिद्ध हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद 1939 में 1 सितंबर का दिन और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। मार्शल फोर्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। वर्साई संधि की धारा 231 के अनुसार जर्मनी को युद्ध व उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसका अर्थ यह था कि जर्मनी के नेता युद्ध अपराधी है और उन पर मित्र देशों द्वारा स्थापित युद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। पर सम्राट केसर विलियम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि उसने हॉलैंड में शरण ले ली थी। इस प्रकार यह युद्ध बहुत ही संधियों और गुप्त संधियों का युद्ध था और इसके बाद एक राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था जिसमें विल्सन के 14 सूत्र थे। इन 14 सूत्र में जो अंतिम सूत्र था वो था राष्ट्रसंघ की स्थापना। इस प्रकार इतिहासकारों के अनुसार
14 सूत्रों में से केवल बेल्जियम की स्वतंत्रता वाले 7वें फ्रांस को अल्सास लॉरेंस लौटाने वाले पालन किया गया, जिसमें केवल मित्र राष्ट्रों को लाभ हो, और 5 सूत्रों का पालन तो किया ही नहीं गया था। और वो विल्सन के 14 सूत्र इस प्रकार थे। पहला, भविष्य में गुप्त कूटनीतिक संधियों का त्याग किया जाएगा। दूसरा, युद्ध तथा शांति प्रत्येक स्थिति में समुद्रों की स्वतंत्रता बनाई सबके लिए रहे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग से आर्थिक बाधाएं हटा दी जाए। चौथा, निशस्त्रीकरण यानी हथियार इकट्ठा नहीं करे। पांचवा, अधिकतम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय हो। छठा, मित्र राष्ट्र रूसी भूमि को छोड़ दे। सातवां, जर्मनी द्वारा बेल्जियम को खाली कर पूर्व स्थिति कायम की जाए। आठवां, जर्मनी द्वारा फ्रांसीसी भूमि को खाली किया जाए और अल्सास लॉरेंस पुनः फ्रांस को दे दिया जाए। नवां, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का संशोधन हो। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो। 11वां, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्र खाली कर पूर्व स्थिति प्रदान करे। 12वां, तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भागों को स्वतंत्र शासन स्थापित करने दिया जाए। 13वां, पोलैंड को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, समुद्र तक सुविधा दी जाए। 14वां, बिना किसी भेदभाव के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के ये परिणाम रहे और राष्ट्र संघ को प्रथम विश्व युद्ध का बच्चा कहा जाता है।